fearless. हेलो एवरीवन, मैं हूं परमवीर और आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने एक फ्रेश पासपोर्ट पे 10 साल का यूएस मल्टीपल एंट्री वीज़ा पाया। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम परमवीर है, मैं 21 साल का हूं एंड मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करी है तथा पिछले 2 सालों में मैं लगभग 14-15 देश घूम चुका हूं और मैं एक पार्ट टाइम ट्रैवलर हूं। तो यूएस वीज़ा पाने के लिए आपको डायरेक्टली अप्लाई करना होता है यूएस एम्बेसी के अंदर, और यूएस अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस आउटसोर्स नहीं कराती जैसे यूरोप या कुछ देश कराते हैं। उनकी वीज़ा एप्लीकेशंस वीएफएस हैंडल करती है। तो ऐसा नहीं है, यूएस के केस में आपको यूएस एम्बेसी ही जाना होता है आपके वीज़ा इंटरव्यू के लिए, और वो ही आपकी एप्लीकेशंस हैंडल करती है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बारी यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और आपके पास पहले आपने यूएस वीज़ा अप्लाई नहीं किया है और आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है, या फिर आपका पहले वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो आपका पहला अटेम्प्ट ही वीज़ा अप्लाई करने का आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो अगली बार आपके वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप पहली बार ही अपनी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रांग रखें कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ही ना हो। और अगर आपका वीज़ा पहले रिजेक्ट हो भी चुका है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप दोबारा अप्लाई करें, अपनी एप्लीकेशन थोड़ी मजबूत करके, और किसी और वीज़ा सेंटर में या किसी और सिटी में आप ट्राई करें। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको वीज़ा तभी अप्लाई करना है अगर आप एम्प्लॉयड हो, या फिर आप कहीं पर स्टूडेंट हो, या आपका कोई बिजनेस है, या आप कहीं जॉब कर रहे हो, सैलरीड हो, या फिर आपका कोई गुड सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप खाली घर पे बैठे हो और आप सोच रहे हो मैं यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई कर दूँ और मुझे वीज़ा मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएस एम्बेसी ऐसे लोगों को वीज़ा बिल्कुल नहीं देती जो खाली हो, क्योंकि यूएस एम्बेसी वीज़ा देने से पहले अपने दिमाग में ये रखता है कि हर एप्लीकेंट उनके लिए एक पोटेंशियल इमिग्रेंट है। वो सोचते हैं कि ये वहाँ पर जाके बस जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो वीज़ा पाने के लिए आपको यही कुछ चीज़ें प्रूव करनी होती है कि आप एक पोटेंशियल इमिग्रेंट नहीं हो। तो उसके लिए जैसे कि आपको प्रूव करना होता है कि आपका जो पर्पज़ ऑफ विजिट है वो वही है जो आपकी वीज़ा कैटेगरी है। जिस वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप टूरिज्म, बिजनेस, प्लेजर, मेडिकल केयर, या फिर वर्क, स्टडी एक्सेट्रा, आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, आपको प्रूव करना होता है कि आपका पर्पज़ सिर्फ वही और कोई पर्पज़ नहीं है। इसके अलावा आपके पास सफिशिएंट फंड्स है, आपके पास पैसा है अपने ट्रिप को स्पॉन्सर करने के लिए या फिर अपने खर्चे के लिए, और इसके अलावा आपके पास कोई रेजिडेंस है यूएस के बाहर। तो अगर हम एक ब्रॉड उस पे देखें तो हम यूएस वीज़ा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है इमिग्रेंट वीज़ा तथा दूसरा है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़ाज़ में अगर आप वहाँ पर इमिग्रेट कर रहे हो तो वो कैटेगरी आपकी आती है इमिग्रेंट वीज़ाज़ में, और इसके अलावा बाकी जितने भी वीज़ाज़ है वो सारे आते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ में, जैसे बिजनेस वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा, और आपका स्टडी वीज़ा तथा आपका वर्क वीज़ा, मेडिकल केयर, ये सब आपके नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ में आते हैं। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नॉन इमिग्रेंट टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो कि मेरे को मिला 10 साल का मल्टीपल एंट्री नॉन इमिग्रेंट टूरिस्ट वीज़ा, जिसे B1 B2 वीज़ा ही बोलते हैं, टूरिस्ट या फिर बिजनेस वीज़ा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप 10 साल का मल्टीपल एंट्री यूएस वीज़ा पा सकते हैं और अपने एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीज़ा प्रोसेस क्या है, हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तथा मेरा एक्सपीरियंस कैसे क्या रहा और मेरे को कैसे वीज़ा मिला। यूएस वीज़ा के टोटल 3 पार्ट है जिसमें हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप है DS-160 फॉर्म भरना, फीस भरना और अपॉइंटमेंट लेना। इस स्टेप को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा स्टेप है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाना, और तीसरा स्टेप है यूएस एम्बेसी में जाना आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो जो पहला स्टेप है वो आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर उस स्टेप के लिए आप किसी एजेंट की हेल्प भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे स्टेप के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। पहले स्टेप में जैसे कि मैंने बताया आता है DS-160 फॉर्म भरना। DS-160 फॉर्म में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे आपका नाम, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, अभी आप क्या कर रहे हो, और आपके कॉन्टैक्ट्स इन यूएसए, आप जिस डेट को जाना चाह रहे हो, जिस डेट को वापस आना चाह रहे हो, ये सब डिटेल्स आपकी DS-160 फॉर्म में रहती है। जो आप DS-160 फॉर्म भरते हो वो आपका एडिट नहीं हो सकता, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आप खुद फॉर्म भर रहे हो या एजेंट से ही भरवा रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें ठीक हो, क्योंकि वो बाद में एडिट नहीं हो सकता। फॉर्म के अलावा आप अपॉइंटमेंट के साथ आपको अपनी एक फ़ोटोग्राफ भी चाहिए, जो कि होनी चाहिए 2x2 इंचज़ की, और उसमें 50 to 70% के बीच आपका फेस होना चाहिए, और ज़्यादा पुरानी ना हो, पिछले 6 महीने के अंदर ली गई हो।
इसके अलावा आपको लेनी होती है अपॉइंटमेंट, जो कि 2 अपॉइंटमेंट्स लेनी होती है, जो कि एक होती है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की और एक होती है यूएस एम्बेसी की। वो भी आपको फर्स्ट स्टेप में लेनी होती है। इसके अलावा आपको पे करनी होती है आपकी वीज़ा फीस, जो है $160, B1 B2 वीज़ा कैटेगरी के लिए $160, मतलब 10,500-11,000 रुपये, जो कि है वीज़ा फीस। अगर आप पहला स्टेप खुद करते हो तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में दे दूंगा, आप ये खुद भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी एजेंट की हेल्प ले रहे हो पहला स्टेप करने के लिए, तो आप उसे 10,500-11,000 अगर वीज़ा फीस है तो आप उसे ऊपर से 2-3 हज़ार रुपये दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कैसा एजेंट है आपका। लेकिन जैसा कि इंडिया में ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, कुछ एजेंट्स कहते हैं आप हमें 10 लाख दे दो, 20 लाख दे दो, हम आपका यूएस वीज़ा लगवा देंगे। तो आपको उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि जो वीज़ा फीस होती है वो सिर्फ 10,500-11,000 रुपये होती है, और वो आपका पागल बना रहे होते हैं। जो आपका इंटरव्यू लेते हैं यूएस एम्बेसी के अंदर, वो कोई फिक्स नहीं होता कि कौन आदमी लेगा, और वो अंदर जाती किसी के पास भी आपकी बारी आ सकती है, और उनका उन एजेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो आप किसी एजेंट की बातों में मत आइएगा और अपने पैसे बर्बाद मत कीजिएगा। जो वीज़ा फीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, जो कि 10,500-11,000 रुपये जो आप वीज़ा फीस भरते हो वो नॉन रिफंडेबल है। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको फीस वापस नहीं मिलेगी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये है फीस अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज की, और आज 9 अक्टूबर 2018 के हिसाब से जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 में 74 इंडियन रुपीज़, या फिर 74 इंडियन रुपीज़ $1 में। तो जो बिजनेस और टूरिस्ट वीज़ा है उसकी फ़ीस है $160, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। उसके हिसाब से आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से फ़ीस बनती है ₹11,840। ये जो फ़ीस है कम ज़्यादा होती रहती है डॉलर के रेट के हिसाब से, लेकिन आमतौर पे 10 से 12,000 के बीच में रहती है। तो पहले स्टेप में आपको बुक करनी होती है 2 अपॉइंटमेंट्स। एक होती है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है, और दूसरी अपॉइंटमेंट होती है यूएस एम्बेसी की, जो हमारा थर्ड पार्ट है वीज़ा प्रोसेस का। तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर अगर आप दिल्ली में बुक कर रहे हो तो वो है इधर नेहरू प्लेस में, और दिल्ली में ही अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो जो यूएस एम्बेसी है वो है चाणक्यपुरी में। जब आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाते हो, जो कि सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप हमारा हो गया, हमने आपको बता दिया कि DS-160 फॉर्म भरना, अपॉइंटमेंट लेना, वीज़ा फीस भरना, ये सब हो गया फर्स्ट स्टेप। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप में, जो है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाना। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में आपको अपने बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है, और इस सारे काम में लगभग 1 घंटा लग जाता है, या फिर उससे कम में भी ये काम हो जाता है। वहाँ पर आपकी फ़ोटोग्राफ और आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाते वक्त आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना है, और उसकी वैलिडिटी 6 महीने बाद तक होनी चाहिए। जो आपकी रिटर्न डेट आपने फॉर्म में दिखाई उसके 6 महीने बाद तक भी वो वैलिड होना चाहिए। आपका पासपोर्ट आपको लेके जाना है, आपके DS-160 फॉर्म की कंफर्मेशन आपको लेके जानी है, और आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन आपको लेके जानी है। इसके अलावा आपको एक फ़ोटोग्राफ भी लेके जानी है वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में। तीसरा स्टेप है आपको जाना यूएस एम्बेसी में। यूएस एम्बेसी में आपकी जो डेट्स है दोनों अपॉइंटमेंट की, वो सेम दिन नहीं हो सकती, वो आपके एक दिन या उसके बाद में होगी। जो जिस दिन आप वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर गए उससे अगले दिन या फिर 1-2 दिन बाद में आपकी यूएस एम्बेसी में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, सेम डे पे वो नहीं होती। पर्सनल इंटरव्यू के लिए यूएस एम्बेसी में जाना हमारे यूएस वीज़ा प्रोसेस का थर्ड और फाइनल स्टेप है, और आपका इंटरव्यू वहाँ पर लगभग 5 से 15 मिनट तक चल सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में, जिसमें आपको इंटरव्यू आने में भी, आपकी बारी आने में भी टाइम लगेगा, और एम्बेसी में जो आपको टाइम लगे, इस पूरे प्रोसेस में आपको वहाँ पर 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। और आम तौर पे पूछे जाने वाले यूएस वीज़ा इंटरव्यू के दौरान जो सवाल-जवाब होते हैं, वो मैंने वीडियो के एंड में बताए हुए हैं। तो इसलिए आप वीडियो पूरी देखिएगा। यूएस एम्बेसी में जब आप जाओगे तो आपको अपना पुराने और नए पासपोर्ट लेके जाने, और आपका DS-160 कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन, और आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, और उनकी कॉपी भी आपको साथ में लेके जानी है। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं आपका प्रूफ ऑफ इनकम, आपकी टैक्स पेमेंट्स, और आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। इसके अलावा आपको लेके जाना है अपने एम्प्लॉयर से लेटर की ये हमारे पास काम करता है, एंड आपकी ट्रैवल आइटिनरी या प्लान ट्रिप डिटेल्स आपको साथ लेके जानी है, जिसमें आप उन्हें दिखा सको कि मैं इस डेट को यहाँ जाऊँगा, इस डेट को यहाँ, और मैं यहाँ रुकूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट या अपने आईडी कार्ड ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, प्लस आप अपने लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट्स, रिजल्ट्स या डिग्रीज भी साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप एक विजिटर है और आप किसी को विजिट करें यूएस में, अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को, तो आप जिसको विजिट करें उसकी वीज़ा डिटेल्स या फिर उसका जो करंट स्टेटस है यूएस में, उसका प्रूफ भी आपको साथ लेके जाना है। यूएस वीज़ा के केस में आपको फ्लाइट टिकट्स की ज़रूरत नहीं है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में तो आपको टिकट्स कराने की ज़रूरत नहीं है इंटरव्यू देते जाते टाइम। अब हमने कवर कर ली है वीज़ा प्रोसेस के तीनों स्टेप्स। पहला फॉर्म भरना, अपॉइंटमेंट लेना, फीस भरना, दूसरा वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जाना, तीसरा यूएस एम्बेसी में पर्सनल इंटरव्यू के जाना।
अब इसके बाद यूएस एम्बेसी के हाथ में है कि वो आपको वीज़ा देंगे या नहीं देंगे, या फिर कितनी ड्यूरेशन का वीज़ा देंगे, डिपेंडिंग ऑन आपकी एप्लीकेशन, आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और आपका पर्सनल इंटरव्यू। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको वीज़ा देना है नहीं देना, और देना है तो कितनी ड्यूरेशन का देना है। आमतौर पे अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आपको सीधा 10 साल का मल्टीपल एंट्री यूएस वीज़ा दे देती है यूएस एम्बेसी। और ये सब डिपेंड करता है इन्हीं फैक्टर्स पे जो मैंने आपको बताए। जो क्वेश्चंस होते हैं यूएस इंटरव्यू के टाइम, वो बहुत ही बेसिक से होते हैं, और वो आपसे सवाल करते हैं जैसे कि आप यहाँ पर क्या करते हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके पास क्या प्रॉपर्टी है यहाँ पर, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप इसी महीने में क्यों जा रहे हो या फिर इन डेट्स को ही क्यों जा रहे हो, आप वहाँ पर किसके पास रहोगे, क्या आप पहली बार जा रहे हो। और ये सब बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन जो आपसे करते हैं। तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी ट्रैवल आइटिनरी क्या है, आप वहाँ पर कहाँ रुकोगे, कितने दिन रुकोगे, वहाँ से आप कहाँ जाओगे। तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, पर आपको पता होना चाहिए आपके ट्रिप की सारी डिटेल्स यूएस वीज़ा इंटरव्यू से जाने से पहले। अब मैं बात करूँगा मेरे केस की कि मेरे को वीज़ा कैसे मिला। मेरे केस में मैंने अप्लाई किया था अपनी फैमिली के साथ, और हम विज़िट कर रहे थे मेरी बहन को, जो कि उसने वहाँ से मास्टर्स कंप्लीट करी थी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन। एंड हम उसे विज़िट करने जा रहे थे, और मैं अपनी फैमिली के साथ अप्लाई किया था, तो उन्होंने सिर्फ़ मेरे फादर से क्वेश्चंस किए, वो भी सिर्फ़ 1-2 क्वेश्चन। और मेरे जो फादर थे वो पहले भी यूएस गए हुए थे, पर उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था। तो इस केस में मुझे आसानी रही वीज़ा मिलने में, उन्होंने मुझसे कोई सवाल-जवाब नहीं किया, और उन्होंने हमारे पासपोर्ट्स ले लिए। अगर वो आपके पासपोर्ट ले लेते, तो इसका मतलब है कि वो आपको वीज़ा देंगे ही देंगे, और अगर आपका वो पासपोर्ट आपको लौटा देते, इसका मतलब वो आपको वीज़ा नहीं दे रहे। जबकि बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं है, वो आपका पासपोर्ट ले लेते हैं और आपको कई दिनों तक पता नहीं चलता कि आपका वीज़ा स्टैम्प होके आएगा या नहीं आएगा। तो वो आपको डायरेक्टली बता देते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ खड़ा था, तो मैंने लगभग 1 डेढ़ घंटा और लोगों को देखा, औरों के वीज़ा एक्सेप्ट होते हुए भी देखा, लोगों के वीज़ा रिजेक्ट होते हुए भी देखा। तो मैंने उनके सवाल-जवाब भी देखे, उनसे क्या सवाल कर रहे हैं और क्यों उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। इसके अलावा मैंने अपने रिश्तेदारों से और जिन्होंने यूएस वीज़ा अप्लाई किया, तो मैं कुछ कन्क्लूजन्स पे निकला हूँ। तो अब मैं आपको वो सब टिप्स दूँगा कि आप जो चीज़ें कर सकते हैं, जिससे आप अपनी यूएस वीज़ा पाने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली टिप ये है कि ड्रेस एप्रोप्रिएटली। आप वहाँ पर जा रहे हो, आप अच्छे कपड़े पहन के जाइए, गंदे या फटे कपड़े पहन के ना जाइए, डिसेंट से कपड़े पहन के जाइए। दूसरी चीज़ है कि आपको जो भाषा आती है, आप उसी भाषा में बात कीजिएगा। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में बात करो, इंग्लिश आती है, हिंदी में करो। और वहाँ पे कोई जूठा एक्सेंट मारने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उन्हें हिंदी भी आती है, यूजुअली इंग्लिश भी आती है यूएस एम्बेसी में। तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल, तो हिंदी में बात कीजिए। तीसरी चीज़ है, रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। येस सर, येस मैडम करके उनके जवाब दीजिए, और कुछ शब्द जैसे कि यह, यप, इन स्लैंग्स का उपयोग ना करें। चौथी और जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं मानता हूँ, वो है बी कॉन्फिडेंट। मैं मानता हूँ कि जो प्राइमरी प्रूफ है आपका यूएस वीज़ा पाने के लिए, वो आपकी आवाज़ है और आपका तरीका, आप किस तरीके से उनके सवालों के जवाब देते हो। और जो आपका सेकेंडरी प्रूफ है, जो चीज़ें बाद में आती है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आप उन्हें अपनी आवाज़ से ही, आप अपने कॉन्फिडेंस ही आप उन्हें ये दिखा देते हो कि आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आप उनकी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे पाते, तो क्या पता वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी भरोसा ना करें। इसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इंग्लिश में नहीं है, हिंदी, मलयालम, मराठी या किसी अन्य भाषा में है, वो जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट या कुछ भी, वो आप नोटरी से पहले ही ट्रांसलेट करवा के लेके जाइए किसी नोटरी से। और आपके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी कैरी कीजिए, क्योंकि उनका कुछ नहीं पता, वो आपसे कुछ भी माँग सकते हैं। तो आप पहले ही प्रिपेयर्ड रहिएगा, आप थोड़े एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाइएगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अलावा। उनसे कभी भी आप आर्ग्यू मत कीजिए, नेवर आर्ग्यू, क्योंकि अगर आप वो चाहे तो आपकी एंट्री बैन भी कर सकते हैं, क्या पता वो आपको वीज़ा देने के लिए मना कर दे, तो आप ऐसे नहीं कहिएगा कि हमने वीज़ा फ़ीस भरी, आप ऐसे कैसे मना कर सकते हो, वो उनकी मर्ज़ी है। तो उनसे कभी आर्ग्यू मत कीजिएगा। वहाँ पर आप टाइम से पहुँच जाइएगा, और अपने जो भी आपका टाइम, उससे लेट नहीं होएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ एक और जो मैं मानता हूँ, वो होना चाहिए, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट अटेम्प्ट। आपका जो पहला अटेम्प्ट है, आपको उसमें अपनी एप्लीकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग रखनी है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ही ना, और आपको दोबारा आना ना पड़े। तो ये थी मेरी वीडियो, और हमने कवर कर लिया यूएस वीज़ा प्रोसेस, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, कुछ टिप्स भी हमने शेयर करी, और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया। तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है, और मैं आपको बता दूं कि मेरी सिर्फ चौथी पाँचवीं वीडियो, और मैं यूट्यूब पे काफ़ी नया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी ऐसे ही आगे अच्छी वीडियोज़ बनाते रहने के लिए। एंड अगर आपको इस वीज़ा प्रोसेस से या रिलेटेड से कोई और क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तथा अगर आप चाहते हो कि मैं DS-160 फॉर्म भर के भी पूरा आपको दिखाऊँ, अगर
आप चाहते हो कि आप उस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं कि मैं वो आपको पूरा भर के दिखाऊँ, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मेरी बाकी वीडियोज़ भी मेरे यूट्यूब प्रोफाइल में देख सकते हो। मैं ऐसे ही आगे ट्रैवल हैक्स और चीप ट्रैवलिंग और अलग-अलग देशों के वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी और देश के वीज़ा के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।